हम वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पूंजी ढांचे में कितना भाग स्वामित्व कोष होगा और कितना भाग ऋण कोष का होगा। अभी तक हम 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चौथे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चौथा पॉइंट है स्थायी संचालन लागत का स्तर। अब देखिए, स्थायी संचालन लागत का स्तर समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्थायी संचालन लागत एक्चुअली होती क्या है। देखिए, स्थायी संचालन लागत, जैसा कि आपने इको में भी जरूर पढ़ा होगा, द कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। वह लागत जो कि उत्पादन के लेवल के साथ या उत्पादन के स्तर के साथ साथ नहीं बदलती है, उसे स्थायी लागत बोलते हैं या स्थायी संचालन लागत बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फैक्ट्री किराए पर ली है। अब आप उस फैक्ट्री में 1 यूनिट बना रहे हो या 1000 यूनिट बना रहे हो, आपको उस फैक्ट्री का उतना ही किराया देना पड़ रहा है। लॉकडाउन के समय उस फैक्ट्री में अगर 1 रुपये का भी सामान नहीं बना, तब भी जो फैक्ट्री का जिसने किराए पर ली है उसको उसका उतना ही किराया देना पड़ा। तो ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति में अगर पहले से ही हमारे ऊपर इतना स्थायी संचालन लागत का भार है, हमें किराया देना पड़ रहा है, कुछ लोग हैं जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं, उन्हें वेतन देना पड़ रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में और उधार लेकर हम अपने सिर के ऊपर ब्याज का भार चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ऋण पत्रों के ऊपर जो ब्याज होता है वो भी स्थायी संचालन लागत का ही एक रूप होता है। जो ब्याज है वो हमने क्या डिस्कस किया था कि लाभ हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, हर स्थिति में ब्याज तो देना ही देना पड़ता है। तो ऐसी लागतें जो कि जिनका कि लाभ से कोई सरोकार नहीं होता, कुछ भी सिचुएशन हो आपको वो पे करनी ही करनी है, उन्हें स्थायी संचालन लागत बोलते हैं। तो अगर कंपनी के सिर के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा स्थायी संचालन लागत का भार है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि वो अंश जारी करे, और अगर उसकी स्थायी संचालन लागत कम है तो वो ऋण पत्रों को जारी कर सकती है। इसे नोट कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नियंत्रण की इच्छा। अगर कोई कंपनी नियंत्रण की इच्छा रखती है, यानी कि वो चाहती है कि कम से कम लोग उसके मालिक बने, कंपनी के मालिक बने, ज़्यादा नियंत्रण कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, तो ऐसे में कंपनी प्रेफर करती है कि वो उधार ले ऋण पत्रों का इस्तेमाल करे, क्योंकि जो ऋण पत्र धारक होते हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। तो अगर ऋण पत्र इस्तेमाल करती है कंपनी, तो कंपनी का नियंत्रण या उन लोगों का नियंत्रण कंपनी के ऊपर बना रहता है। और यदि कंपनी को नियंत्रण कम करने में भी कोई समस्या नहीं है, जो कंपनी के निदेशक हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्हें कंपनी का नियंत्रण देने में भी कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे में वे चाहें तो अंशों का प्रयोग कर सकते हैं। 6 पॉइंट, पूंजी बाजार की स्थिति। देखिए, पूंजी बाजार की स्थिति समझने के लिए हमें समझना होगा कि इकोनॉमी में 4 सिचुएशंस होती हैं: बूम, डिप्रेशन, रिसेशन और रिकवरी। बूम, डिप्रेशन, रिसेशन और रिकवरी। हम यहाँ पर 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, बूम और डिप्रेशन। बूम पीरियड को हम तेजी का काल कहते हैं और डिप्रेशन को मंदी का काल बोलते हैं। याद रखिए, जब भी तेजी है तो हर चीज़ में तेजी है। हर चीज़ में तेजी का मतलब क्या है? हर वस्तु के दाम अधिक, हर वस्तु की मांग अधिक, डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा, सब चीज़ें ज़्यादा हैं। और मंदी के दौर में डिमांड भी कम, प्राइस भी कम, सब चीज़ों के दाम कम। अब तेज़ी के दौर में क्या होगा? अंशों की जो कीमत है वो भी ज़्यादा मिलेगी आपको, और जो ऋण है उसके ऊपर ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे में दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली अंश, क्योंकि जल्दी से हम उसको मार्केट में लेके आएंगे और फटाफट वो हमारे मार्केट में बिक भी जाएंगे। मंदी के दौर में अंशों को मार्केट में लेके आओगे तो खरीदार भी नहीं मिलेगा और कीमत भी कम मिलेगी, और ऋण के ऊपर जो ब्याज है वो भी कम है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऋण पत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर तेजी का दौर है तो अंश इस्तेमाल करेंगे, मंदी का दौर है तो ऋण का प्रयोग किया जाएगा। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वित्तीय निर्णय को प्रभावित करते हैं, या फिर वित्तीय निर्णय लेते समय हम इन बातों को ध्यान रखते हैं। हमारा एक टॉपिक है पूंजी संरचना या पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले कारक। वो सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस उसी में इसके ही कुछ पॉइंट्स हैं। अगली वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो ये 6 पॉइंट्स ये लेंगे प्लस 2-4 पॉइंट्स हम उसमें और ऐड करेंगे। तो अच्छा होगा कि पहले आप वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले सारे कारकों को अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वित्तीय नियोजन। सो नए पेज पे हेडिंग डाल लीजिए, वित्तीय नियोजन। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वित्तीय नियोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है,
व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? कोई भी नियोजन, कोई भी प्लानिंग, हमने फर्स्ट चैप्टर किया था मैनेजमेंट वाला, उसमें वी हैड डिसाइडेड व्हाट इज़ प्लानिंग. So planning means deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. यानी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे, किसके द्वारा किया जाना है, और हम जहाँ हैं और हम जहाँ जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी को तय करने में नियोजन हमारी मदद करते. तो वित्तीय नियोजन भी क्या होगा, कब, कहाँ, कितने वित्त की आवश्यकता है, उसको कैसे इकट्ठा किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वित्तीय नियोजन में निर्धारित की जाती है. तो यहाँ पर परिभाषा डिस्कस कर सकते हैं. क्या होता है वित्तीय नियोजन? वित्तीय नियोजन का अर्थ है संगठन के भविष्य के प्रचालन, प्रचालन मतलब कैसे हम उस बिजनेस को चलाएंगे, संगठन के भविष्य के प्रचालन से संबंधित एक वित्तीय ब्लूप्रिंट बनाना कि यहाँ पर इतना पैसा यहाँ खर्च किया जाएगा, ऐसे खर्च किया जाएगा. तो भविष्य के प्रचालन के लिए, संगठन को चलाने के लिए, इन फ्यूचर. प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, ये हमें याद रखना है. तो नियोजन हमेशा भविष्य के लिए ही किया जाता है, कोई ऐसी नई बात नहीं हमें यहाँ पर पता चली है. तो वित्तीय नियोजन का मतलब क्या है? भविष्य के प्रचालन के लिए एक वित्तीय ब्लूप्रिंट या स्वरूप तैयार करना. एक वित्तीय ब्लूप्रिंट यानी कि एक फॉर्मेट तैयार करना कि ये पैसा इतना यहाँ पर खर्च किया जाएगा. तो भविष्य के प्रचालन के लिए वित्तीय ब्लूप्रिंट या स्वरूप तैयार करना वित्तीय नियोजन कहलाता है. परिभाषा नोट कर लीजिए. अब हम बात करते हैं वित्तीय नियोजन का उद्देश्य क्या है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? दो उद्देश्य हैं इसके. देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्टिव्स. दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं. पहला तो ये कि जब जितने पैसे की ज़रूरत हो तब वो हमें मिल जाए. तो हमने क्या लिखा है? निधियों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता. निधि मतलब धन, पैसा, पूंजी. तो पहला उद्देश्य है निधियों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता. क्या मतलब है इसका? जब हमें जितने पैसे की ज़रूरत हो उतना पैसा हमें मिल जाए. और दूसरी बात, पैसा मिल तो जाए लेकिन साथ के साथ हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी करें. तो साथ के साथ में यह भी देखना कि कहीं संसाधनों में कोई अनावश्यक रूप से वृद्धि तो नहीं हो रही. पैसा मिला और हमने फिक्स एसेट में लगा दिया, फिर पैसा मिला हमने फिर एक और फिक्स एसेट खरीद ली, फिर पैसा मिला हमने फिर उसके जैसी एक और फिक्स एसेट खरीद ली. इसका मतलब हम अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं. तो वित्तीय नियोजन का उद्देश्य क्या है? पहले तो पैसे को मिलना, कि वो आपको पैसा मिल जाए, और दूसरा ये देखना कि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि ना हो रही हो, एक्स्ट्रा पैसा ना इकट्ठा हो रहा हो और उस पैसे को गलत जगह इस्तेमाल ना कर रहे हो. तो कभी भी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि वित्तीय नियोजन का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे कि वित्तीय नियोजन दो मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है. पहला, निधियों की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता का आश्वासन देने के लिए, और दूसरा ये देखने के लिए कि संगठन में संसाधनों में अनावश्यक रूप से कोई वृद्धि तो नहीं हो रही है. तो ये दो उद्देश्यों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. ये 2 लाइनें लिखकर भी आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है. अच्छा, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या पढ़ा था हमने? अंशधारकों की धन संपदा को अधिकतम करना. और अंशधारकों की धन संपदा को अधिकतम करने के लिए हमें क्या करना था? लाभ में वृद्धि करनी थी. और जैसे ही लाभ में वृद्धि होती थी, मार्केट में अच्छी इमेज बनती थी. मार्केट में अच्छी इमेज बनती थी तो कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ते थे, और जैसे ही कंपनी के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो उससे हमारे अंशधारकों की जो धन संपदा है उसमें वृद्धि होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम वित्तीय नियोजन का महत्व डिस्कस करेंगे.